हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपके दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोग का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग द हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे जिन्हें पढ़कर निश्चित ही आप लोग की प्रिपरेशन के अंदर आप लोग को बेटर एज मिलेगी। बट उन सबके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास ये मेरे द्वारा लाइव ली जाती है। कोशिश क्या करो कि क्लास के अंदर लाइव जुड़ो। इसके अलावा अगर आप लोगों को अकेडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग बिल्कुल ले सकते हो। 11 से 14 अक्टूबर के बीच में अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जहां पर अगर आप लोग अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप लोगों को डायरेक्टली डिस्काउंट जो है वो मिलेंगे लगभग 20% तक। साथ में अगर आप कोड यूज करोगे एसआरसी 10 तो आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो, एसआरसी 10 कोड का प्रयोग करो, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना है, किन टॉपिक्स को कैसे एनालाइज करना है, प्रीवियस ईयर के क्या ट्रेंड रहे, ऑप्शनल कैसे डिसाइड करना है, हर एक स्टेप के ऊपर मेरे द्वारा 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी। बट उसके पहले आप लोगों को एसआरसी 10 कोड का प्रयोग करना पड़ेगा। दोस्तों आज हम लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज 2 एडिटोरियल खास हैं, एक टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है और बाकी सारी खबरें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिटोरियल के ऊपर कि एडिटोरियल के अंदर क्या खास है। इंडियन प्रिजन आर स्ट्रेच टू देयर लिमिट्स। एक खबर मैंने आपको बताई थी कि बंगाल के अंदर 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा कुछ बांग्लादेशियों को पकड़ा गया था। ये बांग्लादेशी भारत के अंदर इलीगल माइग्रेंट के रूप में आए थे। क्योंकि ये इलीगल माइग्रेंट थे, इसका मतलब क्या था कि इन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर इलीगली क्रॉस की थी, जिसके कारण से इनको सजा मिलनी चाहिए थी, जिसके कारण से इन्हें जेल भेजा जाना चाहिए था। बट इन्हें जेल नहीं भेजा गया, उल्टा बांग्लादेश की अथॉरिटी को इन्हें दे दिया गया। भारत सरकार ने कहने के लिए बताया कि ये तो ह्यूमैनिटी करने की हम लोगों ने बात की है, हम लोग ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं, क्यों हम लोग किसी को कैद करें वगैरह वगैरह। बट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक ट्रुथ बताया, जिसके अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि हम लोगों ने उन लोगों को इसलिए रिटर्न किया क्योंकि वहां पर हम लोगों के पास में जेल की कमी थी, क्योंकि जेल ऑलरेडी भारत के अंदर भरे हुए हैं। तो फिर सवाल उठता है कि जेल क्या सच में भरे हुए हैं या नहीं, क्या डाटा है, क्या फैक्ट है, उन सारी चीज को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखो, भारत के अंदर आज के समय पे लगभग 5.54 लाख लोग जेल के अंदर हैं। वहीं कैपेसिटी भारत के अंदर 4.25 लोगों की है। मतलब भारत की जेल जो है वो एक्स्ट्रा भरी हुई है। और ये ट्रेंड किस तरीके से दिखाई दे रहा है तो ये आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हो। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि पिछले दशकों के अंदर लगातार भारत के जेल जो है वो खाली होते हुए दिखाई दिए हैं, पिछले दशकों के अंदर लगातार बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, क्या हुआ है। तो ये डाटा, ये फैक्ट जो है वो थोड़ा सा प्रीलिम्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और मेंस के अंदर भी। ठीक है, इस टॉपिक को लिखने की या नोट करने की आवश्यकता नहीं है, बस देख लो, समझ लो और आगे बढ़ो। ठीक है, इतना कोई बहुत डिटेल में चीजों को जानने की इसके अंदर जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आंसर के एग्जाम्पल में काम आएगा, डायरेक्ट आंसर के अंदर काम नहीं आएगा, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ये जो ब्राउन लाइन है ये क्या है, ये वो लोग हैं जो जेल में हैं, नंबर ऑफ लोग जो जेल के अंदर है। वहीं ब्लू लाइन जो है वो है कैपेसिटी जेल की। मतलब भारत के अंदर कैपेसिटी हमेशा कम है, नंबर ऑफ लोग जेल के अंदर हमेशा ज्यादा है, जिसके कारण से ये गैप जो है वो हम लोग को दिखाई देती है। और इसी के कारण से ऑक्यूपेंसी रेट भारत के अंदर ज्यादा है। ऑक्यूपेंसी रेट क्या होता है कि हर 100 लोगों के जेल के अंदर कितने लोग हैं। आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि 130% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी है जो दिखाई देती है भारत के अंदर। मतलब यहां पर ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो भारत के अंदर काफी ज्यादा है। और इन्हीं सारी कंडीशन की वजह से कोविड-19 के अंदर भी इश्यूज देखने को मिले थे। भारत की जेल जो है वो ओवरबर्डन है, काफी कंजेस्टेड हो चुकी है, काफी लोग हैं, एक्स्ट्रा लोग हैं वहां पर जो जेल के अंदर हैं। अब इन सारी चीजों की वजह से कोविड-19 के समय पे क्या हुआ था थोड़ा सा याद करो तो आपको याद आएगा कि यार जब कोविड-19 आया था तो उस समय पर जेल के अंदर कोविड-19 फैल गया था। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को चिंता हो गई थी कि वहां पर जो लोग हैं जेल के अंदर, वहां पर कोविड-19 बहुत तेजी से फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? क्योंकि लोग जो है वो काफी ज्यादा क्लोज है वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो कंजेस्टेड इलाकों में रह रहे हैं, बहुत कंजेस्टेड हमारे जेल। इस वजह से ये भी कहा गया था कि अधिकतर लोगों को जेल से छोड़ दो। और भारत के अंदर जो जेल के अंदर लोग हैं उनमें अधिकतर लोग ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये लोग एकदम क्रिमिनल हैं। जो लोग भारत के अंदर जेल के अंदर है वो क्रिमिनल नहीं है। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है,
यानी कि आरोपी है, अपराधी नहीं है। वहीं ये जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो कहां पर कितना है, किस राज्य में ज्यादा है, तो आप देखोगे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों के अंदर 180 से ऊपर है ऑक्यूपेंसी रेट। छत्तीसगढ़ के अंदर तो 256 पहुंच चुका है। पिछले दशक के अंदर जो सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है वो दिल्ली के अंदर देखने को मिली है, 60 ऑक्यूपेंसी से 183 पे आ चुके हैं। लगातार जो कंजेस्टमेंट है वो बढ़ रहा है। भारत की ऑक्यूपेंसी रेट 48 से बढ़ के एक दशक के अंदर 130 पे आ चुकी है। मतलब कंजेस्टेड जो है वो भारत के जेल ज्यादा होते चले जा रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं फॉरेन इनमेट्स की, मतलब बाहर के लोग, इंटरनेशनल लेवल के लोग, बाहर के कैदी भारत की जेल के अंदर कितने हैं, खास रूप से वेस्ट बंगाल के अंदर, क्योंकि बीएसएफ के द्वारा वेस्ट बंगाल के अंदर एक्शन लिया गया। तो वेस्ट बंगाल के अंदर फॉरेन के इनमेट जो आपको ये रेड कलर वाली लाइन है उसमें दिखाई देंगे, ये वाले फॉरेन इनमेट्स है जो ब्लू कलर की लाइन में है, ये लगातार घट रहे हैं। वहीं बांग्लादेश से आने वाले लोग एक कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, हालांकि 35% तक बांग्लादेशी लोग जो है वो हम लोग को दिखाई देते हैं कई बार भारत की जेल के अंदर। ठीक है, तो ये एडिटोरियल था, इसको कोई बहुत नोट करने की आवश्यकता नहीं है, बस देखो और आगे बढ़ो। ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है जो अगला बता रहा हूं, इसको आप नोट भी कर सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, क्योंकि GS1 के अंदर डायरेक्टली कहा गया है कि मिनरल एंड रिसोर्सेस करके जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रीज से रिलेटेड चैप्टर, इंडस्ट्रीज की लोकेशन कहाँ कहाँ है उनसे रिलेटेड चीजें, ये इंपॉर्टेंट होती है प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इतना ही नहीं, माइनिंग वगैरह के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे 2020 या 2019 के अंदर मेरे को याद है क्वेश्चन पूछा है कि यार भारत के अंदर माइनिंग का परसेंटेज जीडीपी के मुकाबले इतना कम क्यों है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, इस कारण से ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भारत के अंदर क्या है कि ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी एनर्जी के लिए काफी ज्यादा है, गैस के ऊपर भी काफी ज्यादा है। पर ऑयल और गैस क्या भारत में हो रहा है क्या, सोचो विचार करो, आपको समझ में आएगा कि नहीं हो रहा। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, खास रूप से मिडिल ईस्ट के देशों से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण से आप देखोगे ना तो भारत का ट्रेड डेफिसिट सबसे ज्यादा चाइना से है, और चाइना के बाद में किसी से है तो वो मिडिल ईस्ट की कंट्री है, जिसके अंदर आपको इराक, सऊदी अरेबिया और कतर जैसे देश जो है वो दिखाई देंगे। ये क्यों है, क्योंकि उनसे हम लोग भारी मात्रा में ऑयल और गैस लेते हैं, और ऑयल और गैस का इंपोर्ट जो भारत करता है वो अपनी रिक्वायरमेंट का 85% तक करता है। वहीं रिसेंटली क्या हुआ था कि ऑयल और गैस के दाम जो है वो लगातार बढ़े थे, क्यों, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया था। रशिया यूक्रेन के वॉर के कारण ऑयल और गैस के प्राइस बढ़े, भारत को इंपोर्ट जो है वो महंगा पड़ गया। नॉट जस्ट दिस, भारत के प्रधानमंत्री इंडिपेंडेंस डे के दिन पहुंचते हैं लाल किले के ऊपर और कहते हैं कि हम लोग एनर्जी के अंदर आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। अब जब आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की गई है तो कब बनाएंगे फिर, तो फिर क्या करना होगा, ये ऑयल एंड गैस के इंपोर्ट को कम करने के लिए हम लोगों को आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। पर आप सोचो और विचार करो कि यार हम लोग आत्मनिर्भर भारत अगर ऑयल और गैस से बन सकते होते तो अभी तक बन नहीं जाते, क्योंकि भारत के अंदर ऑयल होता ही नहीं है। बहुत ही कम जगह है जहां पर आपको ऑयल देखने को मिलेगा, जैसे अरेबियन सी के आसपास और गुजरात राजस्थान वाले रीजन के अंदर हमको ऑयल मिलेगा, आसाम वाले रीजन के अंदर हमको ऑयल मिल जाता है। उसके अलावा ज्यादा किसी रीजन के अंदर हम लोगों को ऑयल नहीं दिखाई देता। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को ऑयल इंपोर्ट करना ही पड़ता। मतलब अगर हम लोग ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, हम लोग इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तो क्यों ना हम लोग ऑयल हटाए कुछ नया लाए, और वो क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, क्योंकि भविष्य तो यही है। पर अगर क्लीन एनर्जी बनाना है तो सोचो, मेरे साथ विचार करो, तो आप पाओगे क्या, सोलर एनर्जी बनाने के लिए मेरे को सिलिकॉन की जरूरत पड़ेगी। अगर मेरे को विंड एनर्जी बनानी है तो ऐसे ही किसी नई चीज की जरूरत पड़ेगी। अगर मेरे को न्यूक्लियर एनर्जी बनानी है तो रेयर अर्थ मेटल की आवश्यकता लगेगी। जिसके कारण से हम लोगों को ये समझ में आता है कि अगर क्लीन एनर्जी बनाना है तो क्लीन एनर्जी को, यानी कि जो रिन्यूएबल चीजें हैं उनको अगर मेरे को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना है तो कुछ इक्विपमेंट लगते हैं, और उन इक्विपमेंट के लिए मेरे को अलग से एक मिनरल लगता है, और ये मिनरल लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ मेटल के फॉर्म में है। तो हम लोगों को इनको अब बढ़ाना पड़ेगा भारत के अंदर। अब भारत के अंदर ये कोई ज्यादा रिजर्व के फॉर्म में अवेलेबल है नहीं, आपको निकल, कोबाल्ट, लिथियम इतना कोई ज्यादा नहीं दिखाई देगा, है ना, रेयर अर्थ मेटल हैं थोड़े।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे देश जहां पर रिजर्व है और वो देश अगर उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए तो भारत वहां से एक्सट्रैक्ट करके थोड़ा उस देश को दे और थोड़ा अपने यहाँ पर लेके आ जाए। पर इसके अंदर इशू बढ़े हैं, चैलेंजेस बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि देखो यार, इंडिया आपको यहाँ एशिया के अंदर दिखाई देगा, कई सारे रेयर अर्थ मेटल्स आपको दिखाई देते हैं इधर की तरफ, साउथ अमेरिका वगैरह के अंदर। यहाँ पर आपको लिथियम मिल जाएगा, आपको कोबाल्ट मिल जाएगा, कॉपर वगैरह वहां पर मिल जाएंगे। पर इंडिया के लिए अगर यहां से मिनरल लाना पड़े तो क्या ये हम लोगों के लिए फिजिबल होगा? क्योंकि बहुत दूर है, ज्योग्राफिकली बहुत दूर है। कई सारे रीजन जियो पॉलिटिकली सेंसिटिव है, जैसे पाकिस्तान के अंदर कई सारे मिनरल हैं पर हम लोग वो नहीं ला सकते। चाइना के अंदर लिथियम की मात्रा है पर हम लोग वो नहीं निकाल सकते, ठीक है। वहीं कई सारी जगहों पे जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन है, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहां से कोबाल्ट निकाला की माइनिंग की जाती है चाइना द्वारा। अब भारत को यहां पहुंचना है तो ये चाइना से कॉम्पीट करना पड़ेगा। वहीं कई सारे देशों से अगर हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते कि क्या किसी देश के अंदर माइनिंग के रिजर्व है, मिनरल के रिजर्व है और हम लोग पहुंच गए हथौड़ा छीनी लेके और पहुंच गए कि ला हम मिनरल निकाल देंगे। भैया परमिशन तो लगेगी ना, कोई एग्रीमेंट तो होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑफटेक एग्रीमेंट होता है, तो हम लोगों को वो ऑफटेक एग्रीमेंट करना पड़ेंगे क्योंकि अभी ऑफटेक एग्रीमेंट है नहीं। तो ये भी एक बड़ा इशू है। अब ये सारी चीजें करने के लिए भारत को क्या स्टेप लेने चाहिए? तो भारत सरकार ने क्या किया था, एक अलग से संस्था बनाई थी, नाम था खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसका काम ही था दूसरे देशों के अंदर जो खनिज है उसके ऊपर काम करना। पर ये खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के साथ में और कई सारी चीजें हम लोग को करनी पड़ेगी अगर हम लोगों को मिनरल भारत के अंदर लाना है। अब ये कैसे करना है, समझ लो, विचार करना। क्या यार देखो, कोई भी मिनरल निकाल लेंगे क्या? सबसे पहली चीज तो ये समझो कि हम लोगों को डोमेस्टिकली किन मिनरल की आवश्यकता है, उन्हीं मिनरल को निकाल के लाओ। जिसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मिनरल रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर। एक बार डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर मिनरल रिक्वायरमेंट समझ में आ गई तो उसके बाद में एक टास्क फोर्स बनाई जाए, क्योंकि मिनरल रिक्वायरमेंट समझ में तो आ गई है पर भारत में उसके कितने रिजर्व हैं वो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग को बताएगी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज हम लोगों को बताएगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमको बताएगा कितने रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर बताएगा कि उसकी चीज को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब ये अलग अलग मंत्रालय को एक साथ जोड़ के एक टास्क फोर्स बनाओ जिसका काम होगा कि जिन मिनरल की आवश्यकता देश के अंदर है उसे लेके आना। और ऐसा तो है नहीं रात को सोए सुबह उठे और मिनरल आ गए, टाइम लगेगा, ऑफ टेक एग्रीमेंट भी करने पड़ेंगे। ऐसी कंडीशन के अंदर इन्हीं टास्क फोर्स का काम होगा एक रोड मैप बनाना कि आने वाले 5 साल के अंदर कौन से मिनरल कितने हम लोग भारत के अंदर लाएंगे और कितनी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग हम लोग क्लीन एनर्जी की करेंगे। इतना ही नहीं, भारत को क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के साथ में कोलैबोरेट करना पड़ेगा। जहां पर जरूरत है, जहां पर डोमेस्टिक इंडस्ट्री खुद जाके बाहर के देशों से मिनरल निकाल सकती है, वहां पर काबिल ना जाए, वहां पर खुद डोमेस्टिक इंडस्ट्री ही मिनरल निकाल ले, ताकि बीच के अंदर जो इंटरमीडिएरी है वो कम हो जाए, ताकि इनको पैसा जो है वो कम लगे। इतना ही नहीं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के साथ में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी काम करना चाहिए। साथ में भारत सरकार को ये समझ में आना चाहिए कि हम लोगों को कहाँ कोलेब्रेशन करना है, कहाँ पर हम लोगों को डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर इंटरवेंशन करना है और कहाँ पर नहीं। इन सारी चीजों को भारत सरकार को समझना पड़ेगा और वो समझने के लिए काबिल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। क्योंकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है भारत के अंदर, इनको मार्केटिंग टेक्निक्स बहुत अच्छे से नहीं पता, तो मार्केटिंग इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी और ग्लोबल सप्लाई साइड के इशू को टैकल करने के लिए काबिल रेगुलर कोलैबोरेट करे। अब काबिल रेगुलर डोमेस्टिक इंडस्ट्री से कोलैबोरेट कर रही है तो काबिल को समझ में आ जाएगा कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कहां पर गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की जरूरत है, कहां पर नहीं, और उसके अनुसार काबिल जो है वो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे। जहां पर अगर इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है, जहां पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं है, वहां पर फिर रिसोर्स निकालने डोमेस्टिक इंडस्ट्री नहीं बल्कि काबिल जाए। जहां पर काबिल भी नहीं जा पा रहा, जहां पर काबिल भी नहीं जा पा रहा है, वहां पर हम लोग दूसरे देशों के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं, हमारे पार्टनर के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे क्वाड के अंदर हम लोग इशू बना सकते हैं, मतलब क्वाड के अंदर कहते हैं ना इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर शांति बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसी बीच के अंदर हम लोग एक और एजेंडा सेट कर सकते हैं कि क्लीन एनर्जी की सप्लाई चेन को मेंटेन करेंगे। और हम लोग क्वाड के देशों के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं, हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं,
और दूसरे देशों से मिनरल निकाल सकते हैं, जिसके बाद मिनरल भारत के अंदर आएगा काबिल के पास में, और काबिल जो है वो फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्री के साथ में एग्रीमेंट्स करेगा और उनके अनुसार मिनरल जो है वो देगा। काबिल को इस चीज के लिए खुद भी ऑफटेक एग्रीमेंट करने पड़ेंगे उन देशों से जहां से वो मिनरल निकाल रहा है। इतना ही नहीं, ये सब तो वो बात हो गई कि मिनरल लेके आना है, मिनरल लेके आना ताकि मिनरल की रिक्वायरमेंट पूरी हो, पर दूसरा कि मिनरल की रिक्वायरमेंट को कम भी तो करो। क्या की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। ऐसी टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट किया जाए जो ऐसे मिनरल का प्रयोग करती हो जो डोमेस्टिकली अवेलेबल है। बाहर के मिनरल का प्रयोग कम करो, डोमेस्टिक मिनरल का प्रयोग ज्यादा करो। इवन अर्बन एरिया के अंदर माइनिंग करने के लिए प्रॉपर पॉलिसी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ पर माइनिंग की पॉलिसीज नहीं होती है, तो कहीं पे भी माइनिंग करना शुरू की जाती है, शुरू तो की जाती है पर वो खत्म नहीं हो पाती, क्योंकि उसके पहले एनवायरमेंट के केसेस लग जाते हैं, पीआईएल दायर हो जाती है, ऐसी कंडीशन के अंदर फिर दिक्कत आने लगती है। तो वो चीजें ना, ठीक है, ऐसा यहाँ पर कहा गया इस एडिटोरियल के अंदर। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम लोगों ने इस एडिटोरियल के अंदर बेसिकली क्या पढ़ा कि भारत को मिनरल की आवश्यकता है क्लीन एनर्जी की सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ऑयल एंड गैस के ऊपर हम लोग ज्यादा डिपेंड नहीं रह सकते। उसके अंदर क्या चैलेंजेस हैं, क्या जियो स्ट्रेटेजिक, क्या जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, और उन्हें हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। काबिल क्या रोल प्ले कर सकता है, हम लोग हमारे पार्टनर के साथ में कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, ऑफटेक एग्रीमेंट क्या किया होता है और वो किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से हम लोग मिनरल भारत के अंदर ज्यादा ला सकते हैं, किस तरीके से भारत के अंदर जो मिनरल है हम लोग उनका प्रयोग कर सकते हैं, हम लोगों ने उसके ऊपर चर्चा की। इसके अलावा फिर टेक्शन कॉन्टेक्स्ट के अंदर हाउ जी जिनपिंग रीमेड चाइनाज पार्टी स्टेट, जी जिनपिंग के पूरे टेन्योर के बारे में इस टेक्शन कॉन्टेक्स्ट के अंदर बताया गया, किस तरीके से इन्होंने 2012 के अंदर आने के बाद में एंटी करप्शन के वो वगैरह वगैरह सब कुछ किया। पर आप अपने आप से एक बार पूछो, सोचो, विचार करो और फिर पूछो कि यार मैं किस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, क्या ये चाइना पब्लिक सर्विस कमीशन है या ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये इंडिया की पीसीएस है, पीएससी है, या फिर चाइना की। अगर इंडिया की है तो चाइना की इतनी डिटेल के अंदर राजनीति पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कभी मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। तो मतलब आपको कभी भी ऐसा नहीं पूछेगा कि यार यूएस की राजनीति क्या है, ऐसा जरूर पूछ लेगा कि यार यूनेस्को से यूएस निकला तो उसके क्या इफेक्ट पड़ सकते, मतलब दूसरी जगह के ऐसे इवेंट, ऐसी राजनीति, उसके ऊपर इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, इंडिया की राजनीति के ऊपर, इंडिया के डायस्पोरा के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि सिलेबस के अंदर उन्होंने वो दिया हुआ है, तो हम लोग वही पढ़ेंगे। ये चीज जो है वो कंप्लीटली इरेलेवेंट है, कुछ लोग पढ़ाएंगे पर मैं कह रहा हूं इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फिर बात करते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। हर साल एक आध क्वेश्चन आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से मिल जाए, हर साल एक क्वेश्चन मिलेगा। आप 2020 में देख लो, 21 में देख लो, 22 में देख लो, 2019 में देख लो, 18 में देख लो, 16 में देख लो, 15 में देख लो, 15 के बाद से अभी तक लगातार आपको डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसी कंडीशन के अंदर अब हम लोगों को ये डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर बात करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट तो पहले ही थी, यहां से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो बनाया गया, ये डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। और ये कैसे किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, थोड़ा सा याद करो और जल्दी से कमेंट करो तो आपको याद आएगा। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए हम लोगों ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाए, हम लोगों ने म्यूनिसिपालिटी बनाई। पर क्या बनाना ही सफिशिएंट था, या हम लोगों को इन्हें प्रॉपर पावर भी देनी थी? प्रॉपर पावर देने का काम किसका था? स्टेट गवर्नमेंट का। क्यों था? क्योंकि समझना कि कौन सी पावर आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दोगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या डिफेंस की पावर दे दोगे क्या, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन को मेंटेन करने की पावर दे दोगे क्या? नहीं। या फिर आप नाली साफ करने का काम, स्कूल एजुकेशन को मेंटेन करने का काम, हॉस्पिटल को मेंटेन करने का काम क्या दोगे? सेकंड वाला, मतलब ऐसी चीजें जो उस लोकल एरिया के अंदर डेवलप की जा सकती है वो लोकल गवर्नमेंट को दी जाएगी। पर भारत के अंदर ऑलरेडी सेंटर और स्टेट के बीच में काम बटे हुए हैं। सेंटर स्टेट के बीच में ऑलरेडी काम बटे हुए हैं। सेंटर को काम क्या दिया हुआ है? ऐसा काम जो कि इंडिया एज अ होल के लिए रिक्वायरमेंट है। स्टेट को क्या काम दिया गया है? जो रीजन के लिए जरूरी है। और यही रीजन वाला काम जो है वो हम लोग
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को देने वाले थे, इसी के अंदर से कुछ काम जो है वो जाने वाले थे। तो स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया था कि आप कानून पास करके अपनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पावर दो, और वो पावर दी भी गई। लगभग 5 चीजों के ऊपर पावर मेनली दी गई, जिसके अंदर वाटर सप्लाई मेंटेन करना, सैनिटेशन, रोड एंड कम्युनिकेशन, स्ट्रीट लाइट प्रोविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी असेट, ये सब ग्राम पंचायत को दिया गया। ठीक है, पर इन पावर के लिए, इन काम के लिए, इन रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है, वो फाइनेंस नहीं दिया गया। क्योंकि आज भी जो फाइनेंस इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मिलता है, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह है, पर वो टैक्स इतना कोई बहुत ज्यादा कलेक्ट होता नहीं है। इसके अंदर एक बड़ा अमाउंट आता है ग्रांट से, जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट देती है। पर जो ग्रांट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट देती है वो स्पेसिफिक ग्रांट है, मतलब कि पैसे दिए जाते हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, पर वहां पर यह बताया जाता है कि तुमको यही काम करना है, तुमको वही काम करना है। 60% तक टाइड ग्रांट दी जाती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 15th फाइनेंस कमीशन टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ऐसी कंडीशन के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। मतलब हम लोगों ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई क्यों थी? हम लोगों के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाने का कारण एक बहुत ही सिंपल सा था। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि यूनियन के अंदर कानून बनाते थे और वो कानून नीचे लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट कराते थे, जिसकी वजह से हम लोग इंडिया बदल रहे हैं, इंडियन नहीं बदल रहे। इंडियन का कोई रोल पार्ट था ही नहीं पॉलिसी के अंदर, हमारे रिप्रेजेंटेटिव सारे कानून पॉलिसी बना रहे थे। अब हम लोगों ने सोचा कुछ नया, हम लोगों ने सोचा कि यार लोकल लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, बनाने लगेंगे पॉलिसी नीचे जैसी लोगों को रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार, और वो पॉलिसी जो है वो सेंटर तक जाएगी। तो डाउन टू टॉप अप्रोच करने की कोशिश की गई, पर ये डाउन टू टॉप अप्रोच करने के लिए भैया फाइनेंस भी तो होना चाहिए। क्योंकि पॉलिसी ऐसे बना ली और बैठ गए, कहीं इंप्लीमेंट हुई नहीं, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उस पॉलिसी को लेगी क्या? भैया उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है, उसके रिजल्ट देखना जरूरी है, सक्सेस होना जरूरी है। अब उसकी सक्सेस कराना है तो भैया उसके लिए फाइनेंस होना जरूरी है ना। पर फाइनेंस जो है वो ठीक भाव से मिला नहीं, जिसके कारण से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो पावर है वो उस लेवल की नहीं मिली जो चाहिए थी। क्योंकि अधिकतर पैसा जो है वो पहले तो कम आता है, बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए जो आता है वो क्या आता है, ग्रांट के फॉर्म में आता है। अधिकतर ग्रांट जो है वो स्पेसिफिक ग्रांट है, जिसके कारण से ये अपने दिए हुए कामों के अंदर बहुत कम इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। इतना ही नहीं, जो स्टाफ इन लोगों को दिए जाते हैं इलेक्टेड मेंबर के अलावा, वो स्टाफ इनके ही प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लोगों को अभी भी नहीं पता है कि ब्यूरोक्रेसी से उनका क्या रिलेशन। अभी भी उनको ब्यूरोक्रेसी, कई सारे लोग ब्यूरोक्रेसी को कहते हैं कि यार ये हमारे अंडर है। कई बार लोग जो है ब्यूरोक्रेसी के पास में जाते हैं, माई बाप हमारा वो काम करा दो, हमारा वो प्रोजेक्ट पास करा दो, ऐसा भी इशू देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग को दिखाई देती है। तो हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, लगातार डिसेंट्रलाइजेशन तो किया गया नाम के लिए, पर हकीकत में अब धीरे धीरे करके सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। क्योंकि टेक्नोलॉजी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है, ऐप सॉफ्टवेयर का प्रयोग बढ़ रहा है। इन ऐप सॉफ्टवेयर के जरिए क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास में पावर रहेगी, जिसके कारण से टेक्नोलॉजी के प्रयोग की वजह से सेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा है। सोचो आप स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो लाया गया, उसके अंदर सिटी को डेवलप करना था, पर उस सिटी को डेवलप करने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की मदद नहीं ली गई, म्यूनिसिपालिटीज की मदद नहीं ली गई। ठीक है, तो एक इशू ये भी देखने को मिलता है। वहीं कई सारे लोग कहते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की वजह से करप्शन बढ़ जाता है। करप्शन क्यों बढ़ता है? तो किसी भी इलेक्शन के अंदर क्या होता है समझना, कि इलेक्शन के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में पैसे हैं, वो ब्राइब दे के इलेक्शन के अंदर उतरता है। इलेक्शन के अंदर उतरने के बाद में इमेजिन करना, वो इलेक्शन में उतर चुका, तो अब वो क्या करेगा, लोगों को पैसा खिलाएगा, लोगों को पार्टियां देगा कि लो दारू पियो, लो ये करो, लो ये खाओ, लो ये पियो, लोगों को बैठाएगा, है ना, अपना कैंपेनिंग पैसे के जरिए कराएगा, छिप के ये पैसे का प्रयोग होगा। ठीक है, लोगों को ब्राइब दी जाएगी। अब जो व्यक्ति ब्राइब दे के सिस्टम के अंदर आया है, वो और ज्यादा ब्राइब लेगा भी सही लोगों के काम कराने के लिए, नॉट जैसे काम कराने में घोटाले भी करेगा, नॉट जैसे। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ये ब्यूरोक्रेट जो होते हैं वो वहां पर आ तो जाते हैं, मतलब आप इलेक्शन एग्जाम वगैरह क्वालिफाई करके आ गए, उसके बाद में ना पोस्टिंग अलग अलग जगह पे मिलती है। पर हर एक व्यक्ति का एक सपना रहता है कि यार
पोस्टिंग मिले तो दिल्ली में मिले, पोस्टिंग मिले तो पुदुचेरी में मिले, पोस्टिंग मिले तो वहां मिले, पोस्टिंग मिले तो यहाँ मिले। तो क्या होता है कि पोस्टिंग चेंज कराई जाती है ब्यूरोक्रेट्स द्वारा, और ये जो ब्यूरोक्रेट द्वारा पोस्टिंग चेंज कराई जाती है इसमें भी कई बार ब्राइब दी जाती है। अब जिस ब्यूरोक्रेट ने ब्राइब देके अपनी पोस्टिंग चेंज कराई है तो उस पैसे को रिकवर भी तो करेगा, तो वो फिर क्या करेगा, वो पैसे लेगा, किन से लेगा, ये इलेक्टेड मेंबर से, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वगैरह के जो मेंबर्स हैं इनसे पैसा लेगा कि भैया पैसा दो, बदले में हम तुम्हारा काम कर देंगे, आपका प्रोजेक्ट वगैरह पास कर देंगे, जिसके कारण से करप्शन जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पर ये केवल इसी में नहीं दिखाई देता है, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और हर एक प्रकार के चीजों के अंदर दिखाई देता है करप्शन। तो ऐसा कहीं पे हमको प्रूफ या एविडेंसेस देखने को नहीं मिले कि डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से करप्शन बढ़ रहा है। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से जरूरी नहीं है कि करप्शन बढ़ रहा है, ठीक है, इवन डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से करप्शन कम भी हो सकता है। देखो अभी करप्शन क्यों होता है, आप किसी को पैसा क्यों खिलाते हो, आपको पता है कि वो व्यक्ति आपका काम कर सकता है, इस कारण से आपने उसको पैसा खिलाया, ठीक है, और उससे पैसा क्यों लिया, क्योंकि उसको पता है कि मैं इसका काम कर सकता हूं। पर डिसेंट्रलाइजेशन ये सब क्यों है, मेरे को क्यों पता है कि मैं इसका काम कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि आज जो सेंटर के अंदर पावर है, ये एक गवर्नमेंट है, इसके साथ में अच्छा रिलेशन है, तो मतलब मैं इतने सारे काम जो है वो लोगों की करा सकता हूं। पर सेंट्रलाइजेशन की जगह डिसेंट्रलाइजेशन होता, अलग अलग गवर्नमेंट होती उस काम के लिए, तो यहां पर काम हो जाता, दूसरी जगह अटक जाता, दूसरी जगह होता तो तीसरी जगह अटक जाता, तीसरी जगह होता तो चौथी जगह अटक जाता, तो जो करप्शन है वो कम हो जाता। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से ओवरऑल रूप से करप्शन जो है वो कम होता है, ठीक है, ऐसा हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है, जिसके कारण से लोकल लेवल के ऊपर करप्शन को कम करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ये डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन करना जरूरी है। अब डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखो यार, एक भारतीय कानून के अंदर जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, उसके अंदर वार्ड कमेटी और ग्राम सभा की बात की गई, जहां पर ग्राम सभा के अंदर कहा गया कि गांव के अंदर जितने भी इलेक्शन के अंदर वोट देने वाले लोग हैं वो सब ग्राम सभा के भागे। मतलब हमारे जैसे एक नॉर्मल वोटर जो है वो एक सभा के अंदर बैठेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, और उसके बाद में वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। एक कॉमन मैन पॉलिसी बनाने के अंदर रोल प्ले करेगा। दिस अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। पर ग्राम सभा का वो यूज किया ही नहीं गया जो इमेजिन किया गया था। तो उस ग्राम सभा को वापस से रिविटलाइज करो और नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके करो। व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाओ ग्राम सभा के, शॉर्ट मैसेजेस भेजो, उनकी क्या सर्विस है, उनकी क्या डिमांड है, इश्यूज के ऊपर डिस्कस करो, और उन इश्यूज के अनुसार नए नए डिसीजन लेने की कोशिश की जाए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को ठीक करना पड़ेगा, जहां पर करप्शन को लेके स्टेट गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराए। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत को भी अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, पर हम लोग तब तक उन्हें अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते जब तक कि हम लोग उन्हें लोकल टैक्सेशन पावर ठीक से नहीं देते। इसके अलावा खबरों के ऊपर बात करते हैं, GS1 से रिलेटेड खबरों के ऊपर बात करते हैं। इसे नोट करने की जरूरत नहीं है। रशिया ने फ्रेश मिसाइल जो है वो लॉन्च की है यूक्रेन के ऊपर, लगभग 75 मिसाइल लॉन्च की गई है। कोई इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आएगा नहीं, वो तो कई सारे लोगों ने इसको अलग से शॉर्ट वीडियो के अंदर कवर किया है, तो आप मेरे कालर पकड़ लेते हैं कि अरे ये तो पढ़ाया नहीं आपने, न्यूज़पेपर में तो आया था, दूसरे लोगों ने तो पढ़ा दिया है। देख लो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, नहीं मिलेंगे ऐसे कोई क्वेश्चन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये आपके आंसर के एग्जाम्पल के अंदर भी यूज आ सकता है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर भी, ठीक है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, पर इसके अंदर ना अलग अलग क्षेत्र है, जहां पर एंटी टेरर स्क्वाड करके भी एक अलग से संस्था है, जिसे हम लोग कहते हैं रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, RATS। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का है, उसका भी प्रेसिडेंट है इंडिया। जी हाँ, इंडिया इसका प्रेसिडेंट है, और इंडिया अभी एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होस्ट करने वाला है। ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होस्ट होगी जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज, जहां पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर आएंगे। ये 13 अक्टूबर से शुरू होने वाली, जिसके अंदर चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया के देश एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान यहाँ पर आएंगे। पर सवाल था कि पाकिस्तान भी तो मेंबर है, क्या भारत पाकिस्तान को बुलाएगा या फिर पाकिस्तान इस के अंदर आएगा? तो पाकिस्तान ने क्लियर किया है कि पाकिस्तान जो है वो इस जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज को ज्वाइन करने वाला है।
इसके अंदर क्या किया जाएगा, एक देश दूसरे देशों के साथ में डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और बेस्ट प्रैक्टिस बताएंगे किस तरीके से टेररिज्म को हम लोग काउंटर कर सकते हैं। इसके अलावा फिर GS3 के ऊपर बात करते हैं। एक नए प्रकार का प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है, ठीक है। ये आप एटलीस्ट मतलब अभी तक ये स्कीम लाई नहीं गई है, पर ना अपने आंसर के वे फॉरवर्ड के अंदर आप इस चीज को लिख सकते हो, ठीक है। देखो यार, कई बार हम लोगों को हॉस्पिटल के अंदर एक इशू देखने को मिलता है। जैसे मैं अचानक से यहाँ बीमार पड़ गया, बहुत बीमार, दिल्ली के अंदर हूं मैं, पूरे रोड पे ट्रैफिक है, मैं बहुत बीमार हूँ, मतलब मैं जीवन मृत्यु से जूझ रहा हूँ, पर रोड पे ट्रैफिक है, एम्बुलेंस या तो यहाँ तक आ नहीं पाएगी और आ गई तो मेरे को हॉस्पिटल सही समय पे ले जा नहीं पाएगी, और बहुत इमरजेंसी क्रिटिकल सिचुएशन। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है, रोड को खाली कराया जाता है और फिर उसके बाद में वहां पर फटाक से एम्बुलेंस जो है वो तेजी से चलाई जाती है और उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश की जाती है। पर इस बीच में काफी ज्यादा मिसमैनेजमेंट हो जाता है चीजों का। इस बात को फील कर पा रहे हो? तो क्यों ना हम लोग इस रोड का प्रयोग ना करते हुए हवा का प्रयोग करें। मतलब जो हॉस्पिटल हैं कुछ, जैसे एम्स वगैरह, वहां पर हम लोग हेलीकॉप्टर का प्रयोग करें। और ये मैं नहीं कह रहा ऐसा ऐसा बैठे बैठे तो कुछ भी करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत के ही सिविल एविएशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम लोग इस तरीके की चीजें करेंगे। और इसके पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी एम्स ऋषिकेश के अंदर हेलीकॉप्टर का प्रयोग जो है वो किया जाएगा फॉर द इमरजेंसी सिचुएशंस। इसके अलावा कल यानी कि 10 अक्टूबर के दिन पूरे विश्व के अंदर मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। इस चीज को याद रखना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी मेंटल हेल्थ डे के दिन लेसेंट के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई जिसके अंदर कहा गया कि मेंटल हेल्थ का एक बड़ा कारण है स्टिग्मा। कोई व्यक्ति को अगर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप खुद इमेजिन करना, मान लो मेरे को कोई मानसिक दिक्कत होती, अरे वो तो पागल है यार, उससे क्या पढ़ना, अरे वो पागल है उससे क्या बात करना, अगर वो ऐसी बातें करता पागल हो गया हो तो पता नहीं उसके पास बैठो तो क्या ही कहता है यार, वो धमकी की हो गया क्या, बात करने लायक ही नहीं होता है। ये सोशल स्टिग्मा जो हम लोगों को हमारी सोसाइटी के अंदर दिखाई देता है, जिन लोगों के अंदर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, एक व्यक्ति बीमार है पर हम लोग उसे पागल घोषित कर देते हैं, ये एक मेंटल स्टिग्मा है जहां पर हम लोग एक व्यक्ति को पागल घोषित करने के बाद में उसे आइसोलेट कर देते हैं। वो जब वो आइसोलेट होता है तो उसकी वजह से मेंटल हेल्थ के इशू और ज्यादा दिखाई देते हैं। लैंसेट के द्वारा जो रिसेंट रिपोर्ट निकाली गई उसके अंदर बताया गया कि 90% लोग जिनको मेंटल हेल्थ कंडीशन में प्रॉब्लम्स है उन्हें सोशल स्टिग्मा झेलने को मिलता है, और उनमें से 80% लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार सोशल स्टिग्मा की वजह से उनके जीवन की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ रही है। जिसके कारण से सोशल स्टिग्मा को हटाने के अंदर मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ऐसा 90% लोगों को लगता है, ठीक है, लोगों के अंदर अवेयरनेस पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोग को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आपको अनअकैडमी के ऊपर 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर केवल 14 अक्टूबर तक अवेलेबल है। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, किन टॉपिक को किस तरीके से एनालाइज करना है, प्रीवियस ईयर के क्या ट्रेंड है, क्या क्वेश्चन है, क्या सिलेबस कहता है, और उसके अनुसार किस तरीके से टॉपिक को कितना पढ़ना, ऑप्शनल किस तरीके से चूज करना है, GS की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कितने समय के अंदर कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, आपका टारगेट ईयर कौन सा है, उसके अनुसार हर एक चीज के ऊपर मेरे द्वारा 1-on-1 गाइडेंस आप लोगों को दी जाएगी। पर उसके लिए आप लोगों को कोड यूज करना पड़ेगा SRC10। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।